सर, हाँ अभिषेक। आप अपनी तरफ से कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भर दो जिनके जिनके फॉर्म देनी चाहिए, मतलब एक बार एग्जाम निकल जाए फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। कौन से फॉर्म, अच्छा जो फॉर्म भरे जा सकते हैं वो बताऊं? यस सर। गवर्नमेंट जॉब पे जाने के लिए या फर्दर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए? यूपीएससी के लिए सर। यूपीएससी तो ग्रेजुएशन से पहले भी कहाँ एलिजिबिलिटी है? थर्ड ईयर, हाँ। मैं क्या हाँ हाँ मैं कह रहा बोलो। हूँ यूपीएससी का जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, वैसे कुछ अगर ग्रेजुएशन में हमारे पास रहे तो सही नहीं बैठेगा सर? देखो ग्रेजुएशन में जब आप सब्जेक्ट लेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका बेनिफिट देगा ही, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं आपको। तो अगर आप जैसे साइंस स्ट्रीम से हैं, आपने साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लिया, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है वही रखेंगे। अभिषेक बात समझ में आ रही है? एक जीएस, यस सर। एक जीएस का पेपर होता है, उसके बाद जो बाकी जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहेगा उसे आप मेन मेन सब्जेक्ट रखेंगे, तो वो बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि ऐसा नहीं होता सर, जैसे कि हिस्ट्री ज्यादा बेनिफिट देता है फिर भाई पॉलिटिकल साइंस देता है। ज्यादा बेनिफिट ऐसा इसलिए बोल दिया जाता है कि हिस्ट्री जीएस में, जीएस समझ गए अभिषेक, जनरल स्टडीज, यस सर, यस तो सर, यस सर। जीएस में भी आ रही है और उसको आप मेन सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, तो वो दोनों जगह बेनिफिट दे जाता है, तो इसीलिए ओके ऐसा सर। बोल देते हैं। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी वाले ही यूपीएससी का एग्जाम सेलेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब बाकी कॉमर्स वाले नहीं जा सकते या साइंस वाले नहीं जा सकते। साइंस वाले भी सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं वो, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मेहनत की बात है। टॉपिक पर आते हैं बच्चों। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बच्चों, मॉडर्न इंडिया। मेरा क्वेश्चन, हिना से, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, जल्दी जल्दी बोलना है। राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा के खिलाफ किसने आवाज उठाई? सर राजा राम मोहन रॉय। कौन सा गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय था जिसने सती प्रथा को बैन कर दिया? नाम चाहिए मुझे उसका। सर विलियम डलहौजी। नहीं नहीं, डलहौजी नहीं था, डलहौजी नहीं था। विलियम, सही बोल रहे हो, पूरा नाम चाहिए। विलियम, सर बेंटेक। विलियम ही याद है। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने जो पब्लिकेशन निकाला, अनन्या आपको नाम बताना है उसका। तो सुबोध कोमदी। शब्द कौमुदी, बढ़िया। आर्य समाज के, अनन्या का नंबर है, आर्य समाज के संस्थापक, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, सर दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने क्या कहा था? गो बैक टू, वेदांत। गो बैक टू वेदास। कौन सा मूवमेंट चलाया था उन्होंने, अनन्या? सो हवन वाला। अरे नाम बता दो मुझे, नाम। मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट। क्या मूवमेंट था? शुद्धि शुद्धि मूवमेंट। अब मूवमेंट। आप बता दो, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो फेमस पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, उसका नाम, अनन्या। नहीं याद सर। दीपांशु, ऐसे नाम है। अरे घर वाले कहते हैं सत्य बोलो, उसी से रिलेटेड है कुछ। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। रामा कृष्णा परमहंस फाउंडेशन या मिशन किसने बनाया? गौरव नोगिया, गौरव नागिया। दीपिका, अरे बोलो बच्चों, कशिश आप बोलो। रामा कृष्णा परमहंस मिशन एस्टैब्लिश्ड बाय, भैया ये स्वामी विवेकानंद। हाँ ट्विंकल बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद, पूरा नाम स्वामी विवेकानंद। आगे भी बता सकते हो। अच्छा ओरिजिनल नाम बताओ, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम। आपको ही बताना है बच्चे, जिसने भी जवाब दिया है। नरेंद्र नाथ बढ़िया, दत्त। बढ़िया, नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, कहां पर आसिफ? रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी भैया यूके। शिकागो। शिकागो, शिकागो बढ़िया। 18, 18 कब? 93। बढ़िया, ट्विंकल सारा याद है। 1893। आगे चलते हैं जी। अरे ब्रह्म समाज, अवंतिका का नंबर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज, अवंतिका। बच्चे जल्दी जल्दी बोलो ना। हाँ अवंतिका, आपकी आवाज नहीं आई बच्चे।
आदित्य आप बोलो, आदित्य देव। ब्रह्म समाज। आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। कशिश मल्होत्रा आप बोलो। आदित्य साउंड अपना चेक करो बच्चे। कशिश, कशिश आप बोलो। अरे सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों। हिना बोलो। सर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी सर राजा दयानंद। राम मोहन रॉय। हाँ, राजा राम मोहन राय। ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो बच्चों? ब्रह्म समाज की बात कर रहा हूँ, आर्य समाज की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन फिर दोबारा। हर्षित बोल पाओगे? पूछूं? हर्षित ट्राई। दीपांशु आपका नंबर है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ईयर चाहिए मुझे। तो 1761 1761। जीता कौन था? नादिर शाह अब्दाली। ठीक है जी, बढ़िया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आसिफ का नंबर आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड बाय, किसने आईएनसी बनाई? एओ ह्यूम्स। क्या बढ़िया बात है, एओ एओ ह्यूम्स। ह्यूम्स, हाँ। आसिफ मुझे ईयर बताओ, आईएनसी कब इस्टेब्लिश हो रही है? ईयर। अरे कल ही तो कराया बच्चों। कितनी 1885। 1885। भैया ये गड़बड़, ये तो कितनी बार चर्चा हो चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन 1885 बाय एओ ह्यूम्स। फर्स्ट प्रेसिडेंट अनन्या। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। तो स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं जी। हिंदुस्तान में एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम याद कर लो, संजीवनी। लिखने वाले कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा। ये बुक फेमस हो गई और इस बुक में लिखा हुआ था कि अंग्रेज ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, तो इससे बचने का एकमात्र, अरे अंग्रेज क्या कर रहे थे उस जमाने में सबको याद है। हिंदुस्तान का रॉ मटेरियल बहुत चीप रेट्स पर खरीद रहे थे हिंदुस्तान से, और अपनी फैक्ट्रियों में तैयार माल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे थे, जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। इस बात को कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पुस्तक संजीवनी में लिखा 1905 में, जिसके चलते जब लोगों में अवेयरनेस आई तो यहाँ बाइकॉट होने लग गया कि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का बाइकॉट करो। अरे होली समझते हो? होली खेलते थे दीपांशु। यस सर। अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को घरों से निकाल निकाल के चौराहे पर इकट्ठा करते और फिर उसको आग लगा देते, और मोटिवेट किया जा रहा था कि अपने देश की चीजों को खरीदो, बेशक महंगी हो, बेशक हल्की क्वालिटी की हो। इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करने की बात करी गई, पैट्रियोटिक ड्यूटी की बात करी गई। ऐसा मूवमेंट चला पूरे देश में, जिसे क्या बोला गया? स्वदेशी मूवमेंट। नाम से पता चलता है अपनी बनाई हुई चीजों के उपयोग करने को जोड़ दिया गया। इस बात को अवेयरफुली कैसे बनाया गया? कृष्ण कुमार मित्रा की बुक संजीवनी 1905, जिसके चलते ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया लोगों ने। लोगों के घरों से चीजों को निकाल के उसकी होली खेलनी शुरू कर दी और इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये पैट्रियोटिक ड्यूटी मानने लग गए बहुत सारे लोग। सारे सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग। यंग जनरेशन में इंडिया अवेकनिंग ज्यादा आई थी, तो उन लोगों ने धरना, प्रदर्शन, इंडिजिनस गुड्स को यूज करने का कारनामा। अरे चरखा समझते हो क्या होता है हिंदी में? चरखा। डिजी यस वाला। सर। अरे जिसमें क्या चरखा? अरे गांधी जी का जो चरखा, जिससे वो हिंदी में समझते, इंग्लिश में बोलते कॉटन। जो कपास हाँ होता है, उस कपास से क्या बनाते थे? धागा। अरे समझ पा रहे हो बच्चों? फिर उस हाँ धागे, भैया। हाँ, तो चरखा। तो गांधी जी तो बहुत बाद में आए हैं, तो यहाँ इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करने के लिए चरखे का यूज हो गया, यूज होना शुरू हो चुका था। चीजें हल्की होती थी, क्वालिटी वाइज कॉस्टली होती थी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमारी पेट्रियोटिक ड्यूटी है, हम ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना चाह रहे हैं, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करेंगे। इसे बोला गया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट्स। यहाँ मैंने, अरे सूरत स्प्लिट कब हुआ था? मैंने पिछली क्लास में चर्चा करी है, जल्दी से बताओ। 1900, अरे कहाँ गए? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो भागों में बट गई थी कांग्रेस। कांग्रेस 1960। 1907। 1907। 1907। तो वो बात बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आईएनसी में जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो ज्यादातर अभी उनको कौन लीड कर रहा था? मॉडरेट्स। तो थोड़ा मॉडरेट्स की बात कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं नरम दल। नाम से पता चल रहा है जिनका ओपिनियन अंग्रेजों के प्रति बहुत सॉफ्ट था, सॉफ्ट ओपिनियन रखते थे। जिसमें कौन लीड कर रहा है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इस इन लोगों का मेथड क्या था?
मेथड, पब्लिक मीटिंग करना, जो भी मुद्दा अंग्रेजों के खिलाफ है वो लेटर में लिखकर अंग्रेजों तक पहुंचाना कि माय लॉर्ड ये हमारी समस्याएं हैं और इसको आप सॉल्व कर दो। माय लॉर्ड बोला जा रहा है कि सॉल्व कर दो। पब्लिक मीटिंग करना, पीसफुल मार्च निकालना। और इनको कौन लीड कर रहे हैं? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स हावी रहा। यहाँ धीरे धीरे कुछ लोगों ने कहा भैया ये आसानी से अंग्रेज बात मानने वाले नहीं है, वो खिलाफ हो गए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट बोले तो गरम दल, कि हम थोड़ा सा अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों की होली खेलेंगे, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे। और एक्सट्रीमिस्ट में 3 लोग फेमस हो गए, लाल बाल पाल। दीपांशु बताएं, लाल बाल पाल बोले तो? लाल बोले तो? सर लाला लाजपत राय, हाँ, बाल बिपिन चंद्र पाल नहीं, एंड हाँ, पाल बिपिन चंद्र पाल एंड बाल सर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो मैंने सामने लिख दिया है। लाला लाजपत राय कहाँ से लीड कर रहे थे? पूरे पंजाब को लीड कर रहे थे। बिपिन चंद्र पॉल एज ए एक्सट्रीमिस्ट पूरे बंगाल को लीड कर रहे थे। और बाल गंगाधर तिलक पूरे महाराष्ट्र को लीड कर रहे थे। और इन्होंने मित्र मेला के नाम से फंड इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अरे आज भी महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र की बात करें, बंगाल की बात करें, अरे कौन सा फेस्टिवल होता है वो जो पूरे महीने चलता है बंगाल में काली पूजा के नाम से? कोई बताएगा बच्चों? ऐसे ही महाराष्ट्र छठ पूजा की बात हो रही है? नहीं, छठ, अरे वो बिहार का है। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, अष्टमी। हाँ, अरे दुर्गा पूजा। पुनीत ने बिल्कुल ठीक बोला। तो बच्चों ये उस जमाने में इन लोगों ने शुरू करे थे लोगों को यूनाइटेड करने के लिए। तो बंगाल में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम शुरू करा। मुद्दा था लोगों को यूनाइटेड एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, फंडिंग इकट्ठी की जा सके और फिर उसको देश को रिलीज कराने के लिए यूज किया जा सके। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने मित्र मेला के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए महाराष्ट्र में। अरे महाराष्ट्र में वो कौन से भगवान को सबसे ज्यादा माना जाता है? कौन बताएगा? गणेश जी। हाँ, गणेश तो वो जी। कौन सा फेस्टिवल होता है? नाम बता दो। गणेश चतुर्थी। चतुर्थी। वो आज भी पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां महाराष्ट्र के लोग हैं वो सेलिब्रेट आज भी करते हैं। वो कुछ 10 दिन का कार्यक्रम होता है। तो ये उसी जमाने में शुरू हुआ था यूनाइटेड करने के लिए। किसने शुरू करा? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस तरह के कार्यक्रम शुरू हो गए, लोगों को यूनाइटेड करने का काम शुरू हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाना, स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करना। इन एक्सट्रीमिस्ट का मेथड क्या था? मैंने मेथड भी लिख दिया है। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना, उनकी होली खेलना। पब्लिक मीटिंग्स, जो पब्लिक मीटिंग मॉडरेट्स कर रहे थे वो पीसफुली मार्च निकाल रहे थे। ये पीसफुली नहीं निकाल रहे थे, ये नारेबाजी के साथ चला रहे थे। तो डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर। बाइकआउट करना फॉरेन क्लोथ्स का, फॉरेन बनी हुई चीज़ों का, और इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना। ये क्लियर हो गया बच्चों, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और 1907 तक आते आते आईएनसी स्प्लिट हो गया। उसमें से बहुत सारे लोग मॉडरेट्स के साथ चले गए और बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट के साथ चले गए। यहाँ बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन सी जेल में भेजा जा रहा है? मैंने बताया था 6 साल के लिए गिरफ्तार करके भेज दिया। अरे जल्दी बोलो। मांडले जेल, कल ही तो बताया बच्चों। अरे कौन से जेल में भेजा था दीपांशु? मांडले जेल। और जब वो वापस आ रहे हैं तो हिंदुस्तान में क्या चला रहे हैं पूरे देश में? हम अपना शासन खुद करेंगे, बोले तो होम, अरे कल बताया था बच्चों, होम रूल मूवमेंट चलाया था पूरे देश में, जिसमें 2 मेजर लीडर से एक पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से आने के बाद। और रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन? अरे आयरिश लेडी, जल्दी बताओ। एनी बेसेंट। तो 1905 से 1909 तक प्रोटेस्ट मूवमेंट रहा बच्चों। 1909 से 1910 में स्वदेशी मूवमेंट की बात चल रही है। स्वदेशी मूवमेंट की बात चल रही है, उसकी स्टेजेस बोल रहा हूं पहले। अरे पुस्तक का नाम बोलना। अरे पुस्तक का नाम जिसकी वजह से ये स्वदेशी मूवमेंट चला, अभी अभी मैंने बोला है। संजीवनी। रिटन बाय कृष्ण कुमार मित्रा।
और वो पुस्तक फेमस हो रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है और स्वदेशी मूवमेंट बढ़ने लग रहा है। 1905 से 1909 तक प्रोटेस्ट मूवमेंट की बात चल रही है, 9 से 10 तक। अभी ये बंगाल में चल रहा है 1905 से 1909 तक। अरे यहाँ 1905 में घटना और घटी थी, डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग बंग भंग समझ में आ गया बच्चों? बंगाल का डिवीजन कर दिया था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। अरे याद आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ आगे चलेंगे जी। 1905 में बंगाल का डिवीजन हो चुका है, जिसमें अंग्रेजों ने हिंदू बहुल इलाके को क्या नाम दिया? वेस्ट बंगाल। और मुस्लिम बहुल इलाके को क्या नाम दिया? ईस्ट बंगाल। बांग्लादेश। ईस्ट नहीं, बांग्लादेश तो बहुत अरे 1971 में बन रहा है, उससे पहले तो ईस्ट बांग्लादेश था ना। और ईस्ट बंगाल। और बाद में और जब बाद में देश आजाद हुआ तो उसका नाम तब भी बांग्लादेश नहीं था, तब क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। तो 1909 से 1910 तक ये स्वदेशी मूवमेंट पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में। और 1910-11 में स्वदेशी मूवमेंट मर्ज हो गया रेवोल्यूशनरी। अरे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कौन है? अंग्रेज इन्हें आतंकवादी कहते थे, जिन्होंने बंदूकें उठा ली थी और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। अभिषेक ये क्लियर हो गया? 3 ग्रुप हो गए अब, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट। इन लोगों को तो बस अंग्रेज जब चाहे जेल भरो आंदोलन चलता था, और जब चाहे वो जेल में भर देते थे जितने मर्जी। लेकिन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कौन है? जिन्होंने बंदूकें हाथ में ले ली, कानून अपने हाथ में ले लिया और अंग्रेजी लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। जैसे जनरल डायर की मैंने बात करी। सैंडर्स का नाम सुना है आपने? सैंडर्स किस काम? सैंडर्स ने क्या करा था? अरे अभिषेक, सैंडर्स। अरे जनरल डायर याद आ रहा है नन्या आपको? जनरल डायर का इंसिडेंस? यस सर, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। तो सैंडर्स याद आ रहा है किसी को? सैंडर्स। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के जिम्मेदार कौन थे? जनरल डायर, जिन्होंने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था। और इनको फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने के नाम से उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड भेज दिया था। और हिंदुस्तान के एक आदमी ने जाके वहां इनका कत्ल कर दिया। कौन था? जिनके नाम से उधम सिंह। सरदार उधम सिंह। ऐसे ही मैं यहाँ सेंडर की बात पूछना चाह रहा हूँ, कोई बताएगा? सेंडर, पुलिस ऑफिसर सेंडर ने क्या करा था? लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियां बरसाई थी। मार्च निकाल रहे थे पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय, और लाठियां चलाने का ऑर्डर दिया था। और इतनी लाठियां मारी कि वो वहीं पर ही। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अनन्या? हाँ भैया। तो तब सेंडर को गोली मारी थी किसने? कोई बताएगा? सेंडर को टेररिस्ट ग्रुप ने गोली मार दी थी कि भैया इन्होंने हमारे लाला लाजपत राय को मार दिया। अरे कोई, भगत सिंह। अरे नाम सुना है बच्चों? अनन्या, भगत सिंह। यस सर। तो इस तरह के रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है बच्चों? यस सर। जिंदा गिरफ्तार नहीं हो सके वो, आखिरी गोली अपने लिए बचा के रखी थी। और वो गोली उन्होंने, मतलब उन्हें लगा कि अब सारी गोलियां खत्म हो गई तो आखिरी गोली खुद को मार ली। तो पढ़ेंगे, वो डाटा भी आ रहा है जी। तो स्वदेशी मूवमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ा बच्चों? अभी तक कोई नेशनल मूवमेंट देश में नहीं आया। महात्मा गांधी अभी यहाँ आने वाले हैं और वो नेशनल मूवमेंट चलाने वाले हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत थी हिंदुस्तान में नेशनल मूवमेंट के लिए, स्टेपिंग स्टोन ऑफ नेशनल मूवमेंट। यहाँ मैं याद करा चुका हूँ, सूरत स्प्लिट 1907 में सूरत में आईएनसी का अधिवेशन चल रहा था। अरे कौन प्रेसिडेंट बना था? जल्दी बोलो, मैं करा चुका हूँ पिछली क्लास में। रासबिहारी, अरे बोलो आसिफ जल्दी जल्दी। रासबिहारी घोष प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, लेकिन आईएनसी के स्प्लिट हो गए। बहुत सारे लोग मॉडरेट्स और बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट में चले गए। यहाँ देखो, मित्र मेला भी मैंने बताया था। लोगों को यूनाइटेड करने के लिए स्टेट वाइज लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए और लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। जैसे अभी अभी बंगाल में आपने बोला, अरे क्या करना, जल्दी बोलो जी पुनीत। बंगाल में देवी पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया, आज भी चलता है। और दुर्गा पूजा। और ऐसे ही महाराष्ट्र में बच्चे गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया। तिलक ने, यहाँ तिलक मैं बता चुका हूँ, मांडले जेल में बंद हो गए थे। जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ, उसको लीड कौन कर रहे थे? लाल बाल पाल। कौन? एक्सट्रीमिस्ट। तो गिरफ्तार। हाँ, ये जो आप रिचुअल करे वाले की गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा का, ये मतलब अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब ये तो पिछली सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, तो एकदम रिचुअल पैटर्न बन गया है भैया। पहले नहीं होते थे तो कुछ।
पहले नहीं होता था। लोगों को यूनाइटेड करने के लिए इस तरह की मूवमेंट शुरू करी, और फिर इन मूवमेंट्स में लोगों को यूनाइट करने के साथ साथ जैसे जैसे देश की आज़ादी की बात हो रही है, फंड इकट्ठा। मैं बात याद दिला दूं, गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बाल गंगाधर तिलक ने जब शुरू करा था, तो उन्होंने उस टाइम पर लोगों से एक एक रुपये, उस जमाने में 1 रुपया बड़ी वैल्यू होती थी बच्चे, और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने देश के लिए, इस तरह के मित्र में इलाज से। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो तिलक को जेल में भेज दिया, एक्सट्रीमिस्ट थे, मार्च निकालते थे। और लाला लाजपत राय के बारे में बता चुका हूँ, सैंडर्स ने लाठियां चलाने का आदेश दिया था और वो मारे गए थे। तो तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1914 में रिलीज हो रहे हैं, और 1914 मैंने याद कराया क्या शुरू हुआ बच्चों? होम रूल मूवमेंट, मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको महाराष्ट्र में किसने लीड करा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और रेस्ट ऑफ इंडिया में किसने लीड करा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने। तो मॉडरेट्स कुल मिला के 1905 तक प्रभावी रहे थे। 1885 से 1905 तक आईएनसी को किसने लीड करा? मॉडरेट्स ने, जिनका काम क्या था? पीसफुली मार्च निकालना। सरकार के लिए कोई भी एजेंडा फिक्स होता था, मेमोरेंडम फिक्स होता था, तो उसको लेटर्स के थ्रू अंग्रेजों तक पहुंचाना, बस इतना ही काम था। लेकिन 1905 के बाद से एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे, और उन्होंने कहा था हम नारेबाजी लगाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए, और बाइकआउट करेंगे अंग्रेजों की बनाई चीज़ों का। और फिर आगे चलने पर इन्होंने कहा अंग्रेजों की नौकरियां भी छोड़ दो। आगे चलते हैं जी। एक्सट्रीमिस्ट की बात बता चुका हूँ। लाल बालपाल याद कर लिया आपने, महाराष्ट्र को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाल को लीड कर रहे थे बिपिन चंद्र पॉल, एंड पंजाब को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। स्वराज का, अरे बाल गंगाधर तिलक का डायलॉग सबको याद होगा, अनन्या, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे, अरे क्या बोला था? हासिल करूंगा, लेके रहूंगा। और ये याद कर लो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का पब्लिकेशन याद कर लो, 1 इज मराठा एंड 2 इज केसरी। केसरी मराठी लैंग्वेज में, लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछेगा वो, पीछे मैंने बताया था सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? अरे जल्दी जल्दी बोलो जी, ये पेपर का क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश पब्लिकेशन, ऐसे ही शब्द कौमुदी रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। ऐसे ही यहाँ पर वो बोल रहा है मराठा एंड केसरी किसका पब्लिकेशन है? बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा और केसरी 2 पब्लिकेशन निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने, लोगों में अवेयरनेस के लिए। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने अलग से लिखा नहीं है, आपके लिए डिस्कस कर दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन आए, देश में यूनिटी की बात हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एजुकेशनल प्रमोशन हो रहा है, इंडिया अवेकनिंग आ रही है, आज़ादी की बातें उठने लग रही हैं, लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं। इस बात को सप्रेस करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने पॉलिसी बनाई, डिवाइड एंड रूल, हिंदुस्तान के टुकड़े कर दो ताकि आपस में लड़ते रहें, आपस में लड़ते रहें, जिसके चलते उन्होंने बंगाल का डिवीजन कर दिया। पब्लिकली अनाउंसमेंट करी कि बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 भागों में बांटा जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बेटर हो जाए और स्टेट की डेवलपमेंट ज़्यादा की जा सके। रीज़न ये बताया, बट एक्चुअली में रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने रिलीजन के आधार पर डिवीजन कर दिया, जो जहां पर हिंदू बहुल इलाका था उसे वेस्ट बंगाल, और जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था ईस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की पार्टी भी अंग्रेजों ने बनाई थी, नाम क्या था? मुस्लिम, जल्दी बताओ। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। और अली ब्रदर्स, जब मुस्लिम लीग बनी थी तो उसको लीड कौन कर रहे थे? अभी अभी मैंने नाम बताया है। कौन? अंग्रेजों ने मिलकर अली ब्रदर्स को कहा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, तो अली ब्रदर्स ने बनाई थी अंग्रेजों के कहने से। क्या पार्टी का नाम बताओ जल्दी से? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बना दी। और आगे चलते हैं जी। यहाँ अंग्रेजों ने क्या करा? लॉर्ड कर्जन के कहने से अंग्रेजों ने, अरे अंग्रेज हिंदुस्तान में शासन कैसे कर रहे हैं? वो टाइम टू टाइम एक्ट पास कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, और फिर उस नियम के अनुसार देश को, हिंदुस्तान को चलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स की, देखो ये सामने नीचे लिखा है, 1909 में जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन की आवाज़ें उठती जा रही है, तो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग ये कानून में परिवर्तन लाते जा रहे हैं। अरे हमने, अच्छा मैं पहले अपने टॉपिक पर वापस आ रहे हैं, हमने अपना संविधान कब लिखा? पूरी क्लास जल्दी बोलो। अरे हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद। तारीख बताओ बच्चों। 26
26 नवंबर जनवरी 1949। 1949। 1949 हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, हमने अप्लाई कर दिया इसे कब से? 26 जनवरी 1950। लेकिन एक साल का भी वेट नहीं करा, 1951 में आते ही 1951 में आते ही लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हमने इसमें चेंजेस करना शुरू कर दिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में आ गया था। ये बात समझ में आ रही है? 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज में जरूरत बदल रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हम आज भी कर रहे हैं। वही काम अंग्रेज कर रहे थे, वही काम अंग्रेज समय समय पर लोगों की नीड्स के अनुसार नए नए एक्ट पास कर रहे हैं, पुराने वाले को खत्म कर रहे हैं। तो यहां इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास कर दिया, जिसे कहा गया मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग देश में और ज्यादा लंबे समय तक लीड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लोगों की जरूरत के अनुसार कानून नियम बदले हैं। यहां इन्होंने गड़बड़ क्या करी? देखो, देश के दो टुकड़ों का कारनामा कब से शुरू हो गया? 1905 में बंगाल का डिवीजन कर दिया, मुस्लिम्स की पार्टी बना दी अंग्रेजों ने, मुस्लिम लीग, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़का दिया और यहां अब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पावर दे रहे हैं। कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट की पावर दे रहे हैं कि जब भी तुम वोट डालोगे तो तुम्हें पहले हिंदुस्तानी के नाम से वोट डालने का राइट होगा, इसके अलावा मुस्लिम के नाम से भी वोट डालने का राइट होगा। डुअल राइट्स दे दिए उन्हें। अरे आईडी आसान भाषा में समझा दिया मैंने, बात समझ में आ रही है बच्चों? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये कानून का ये प्रोविजन इस बात का डिक्लेरेशन था कि कल को जब भी कभी आजादी होगी, 10 उस वक्त तो फिक्स नहीं था ना 47 में आजादी होगी, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, तो देश के दो टुकड़े होने हैं। और यहाँ तीसरे टुकड़े के लिए मैंने बताया था कम्युनल अवार्ड पास कर दिया था इन्होंने। जब महात्मा, अरे कहानी याद है? महात्मा गांधी यारवेदा जेल में, अरे किसी को याद नहीं आ रहा? अनन्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पूना पैक्ट की बात हो रही पूना है। पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ था। तो वो देश, अदरवाइज अगर वो घटना वहां रोकी नहीं जाती, यहाँ तो रोक नहीं पाया। अभी महात्मा गांधी जैसे नेशनल लीडर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कोई रोकने वाला ही नहीं था। लेकिन देश के तीसरे टुकड़े को होने से रोक दिया था महात्मा गांधी ने। कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट के थ्रू सस्पेंड करा दिया था। तो यहां ये एक्ट पास हो गया, ये एक्ट पास हो गया। और एक्ट पास होने का मतलब है देश के दो टुकड़ों का पुलिंदा यहीं तैयार हो गया था 1909 में। बस 47 में, 1947 में तो डिक्लेरेशन हुआ है। और वो सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं था, दुनिया भर की जान और माल की, अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? इधर से उधर, उधर से इधर जाने में कितने कितने लोग मारे गए, कितना पैसा और फैक्ट्रियां और सब प्रोडक्शन एफिशिएंसी सब डिस्टर्ब हुई थी। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। बच्चों, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए अंग्रेजों ने। हम देश को आज़ाद कराने की तो बात कर ही नहीं रहे। यहाँ पर जब भी आईएनसी ने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे, खुद चलाएंगे। तो यहाँ इन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपके इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन करा देंगे। तो इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए पहली बार, हिंदुस्तानियों की बात को मानते हुए कि देखो जी हम आपके लिए इलेक्शन लेके आ रहे हैं, आप चिंता ना करो, हम आपकी बात मान रहे हैं। एक और बढ़िया बात, अरे गवर्नर जनरल, अरे आजकल जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सारे बैठकर फैसला करते हैं और फिर कानून बनता है। अरे बात समझ में आ रही है दीपांशु बच्चे? आज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। यस सर। तो उस जमाने में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, बहुत सारे ब्रिटिश मेंबर्स को अरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। और उसका हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। और वो बैठ के फैसले लेते थे और फैसले लेने के बाद हिंदुस्तान में फरमान जारी कर देते थे। फरमान समझ गए बच्चों? ऑर्डर जारी कर देते थे जिसे सभी बाउंड टू एक्सेप्ट। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग एक इंडियन को कंपलसरी ज्वाइन करने की परमिशन मिल गई। और एक कानून बना दिया कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक इंडियन अब से शामिल होगा, यानी वो भी पार्टिसिपेट करेगा कानून बनाने में। अरे बात क्लियर हो गई बच्चों? बड़ी बात रही अपने उस टाइम पर जब ये फॉलो किया गया। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स क्लियर है बच्चों? आइडिया लग गया बच्चे? आसिफ? यस सर। हाँ भैया। तो मैंने मेजर आइडिया आज़ादी की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। 1909 में एक्ट पास हो रहा है, इंडिया काउंसिल एक्ट, जिसे मॉडले मिंटो ने बनाया था हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ को सप्रेस करने के लिए, जो वो अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे। तो बिल्कुल वैसा ही वैसा कर दिया। लेकिन देश के बंटवारे के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिया
पहली बार इलेक्शन अनाउंस कर दिए। इलेक्शन अनाउंस का मतलब कि हम आप लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे और इलेक्शन होगा आपके बीच में, ऐसी बात बोली गई। और एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने की बात एक्सेप्ट कर ली। अब तक जो हुआ उसके मेजर इंसिडेंट्स मैंने नीचे लिख दिए। 1905 बंगाल का डिवीजन, 1906 आईएनसी में झगड़ा हो गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को चलते, जिसके चलते 1907 में जब इन सारे प्रोमिनेंट लीडर्स की मीटिंग हुई तो सूरत में बंटवारा हो गया। बच्चों अब यहाँ 3 टुकड़े हो चुके हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स मुस्लिम लीग में चले गए, बहुत सारे मॉडरेट्स में चले गए और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट में। अरे बात समझ में आ गई? डिवीजन हो गई, सारे नेता बट गए इधर उधर। अनन्या ये बात क्लियर है? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हो गया। चलूं आगे बच्चों। Yes, sir. यहाँ 6 साल जेल में बिताने के बाद, मांडले जेल में बिताने के बाद वापस आ गए। वापस आ गए कौन? बाल गंगाधर तिलक। आते ही उन्होंने क्या शुरू कर दिया? एनी बेसेंट के साथ मिलकर हम अपने देश का शासन खुद चलाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम होम रूल लीग। होम रूल लीग बनाया और पूरे देश में होम रूल मूवमेंट चला दिया। नाम से पता चल रहा है कि हम अपने देश का शासन खुद चलाएंगे। इसके लिए इलेक्शन होगा। इलेक्शन में ये भारत के लोग जिस भी हिंदुस्तानी आदमी को चुनेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे चल रहे हैं बच्चों। तो ब्रिटिश इसके लिए सपोर्ट कर देगी अभी इस बात के लिए? बता रहा हूँ पार्ट। अरे मान गई कांग्रेस, अंग्रेज मान गए। उन्होंने हिंदुस्तान में इलेक्शन अनाउंस करा दिए 1925। आ रहा हूँ भी धीरे धीरे आ रहा हूँ, अभी स्टोरी सुनो, बड़ी मजेदार है। होम रूल लीग, होम रूल लीग बना दिया। पर्पस क्या है? देखो मैंने सामने लिख दिया है, सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे। इसकी हमने बात करी। पूरे महाराष्ट्र को कौन लीड कर रहा है होम रूल लीग के लिए? बाल गंगाधर तिलक। और रेस्ट ऑफ इंडिया को कौन लीड कर रहा है? याद करा दिया बच्चों मैंने, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन लोगों में अवेयरनेस के लिए, अरे पब्लिकेशन निकाला, याद कर लो ये क्या? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया एंड न्यू इंडिया। अरे जल्दी जल्दी बताओ एक बार दोबारा। अनन्या, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट टू प्रमोट Commonwealth, Young India, New India. न्यू इंडिया, ये पब्लिकेशन। तिलक के पब्लिकेशन आप पहले याद कर चुके हो, मराठा एंड बोलते जाओ जी, केसरी। Kesari. केसरी। तो ये पब्लिकेशन पेपर में इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। इन दोनों ने क्या चलाया? होम रूल मूवमेंट चलाया। और यहाँ लखनऊ में 1916 में सेशन हो रहा है। लखनऊ में इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों। प्रेसिडेंट कौन चुने गए? याद करो बच्चों, अंबिका चरण मजूमदार। बोलते जाओ फटाफट। 1916 के प्रेसिडेंट अनन्या, हिना, 1916। Ambika Charan Mazumdar. अंबिका चरण मजूमदार। अब यहाँ पर घटना क्या घट रही है? यहाँ पर कांग्रेस, जो आईएनसी की बात कर रहा हूँ, आईएनसी यूनाइटेड हो गई। आईएनसी यूनाइटेड हो गई। यहाँ जो नरम दल थे, मॉडरेट से, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट बचे थे। और उन्होंने बात मान ली थी कि नारेबाजी, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकआउट ये कंपलसरी रहेगा। और यहाँ मुस्लिम लीग भी इनके साथ आ गई थी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए, एक साथ आ गए। अभी कारण बताने वाला हूं बच्चों। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी? जल्दी बताओ पूरी क्लास। 1914 टू 1939 to नहीं 45. अरे 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 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, WW1। अरे फर्स्ट वर्ल्ड, 1914 1914 to 18. हाँ जी, 1914 टू 18। और यहाँ पर ईरान के, अभी डाटा मैंने लिखा है, चलते हैं उसके वहीं पर ही। यहाँ सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए। देखो सामने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हो गया। दीपांशु सामने नजर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यस सर। ये सब रिफॉर्म्स हैं। रिफॉर्म्स क्यों कहा जा रहा है? जो हिंदुस्तान के लोग आवाज़ उठा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, बिल्कुल वैसा वैसा उनकी बातों को सुनकर अंग्रेज वहाँ से कमीशन बना के भेजते थे, हाईली एजुकेशनिस्ट। और फिर वो लोग हिंदुस्तानियों की बात सुनते और उसके अकॉर्डिंग वैसा ही कानून बना देते। देखो जी, हम आपके अकॉर्डिंग आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना चाह रहे हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन आया था हिंदुस्तान में और उन्होंने हिंदुस्तानियों की बात सुनकर एक कानून ब्रिटेन में जाके पार्लियामेंट में पास करा दिया और वो हिंदुस्तान में कानून बन गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।
यहां पर इलेक्शन कराने की बात एक्सेप्ट हो गई थी बच्चों 1919 में। यहां पर दो पार्टियों ने पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन फाइट करा था, मालूम है पूरी क्लास को? पूरे देश में इलेक्शन हो गए, सिर्फ दो ही मेजर पार्टियां थी, कोई बताएगा? एक मुस्लिम लीग और दूसरी आईएनसी। INC. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के लीडर, स्वराज पार्टी। ये किसने बोला है? सर सुरभि, सुरभि। हाँ सुरभि। स्वराज पार्टी के लीडर कौन थे, नाम बताओ मुझे। सर देश बंधु। सी आर दास, सी आर, सियार दास। हाँ चितरंजन दास, उन्हीं को बोला जाता था देश बंधु। हाँ तो वही उनको टाइटल मिला था, उन्होंने टाइटल लगाया था अपने नाम के साथ, देश बंधु चितरंजन दास। तो वो स्टोरी अभी थोड़ी देर में आएगी जी। पहले हम ये एंटी रॉलेट सत्याग्रह की बात कर ले। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के ईरा में प्रकट हो रहे, साउथ अफ्रीका से आ गए। एडवोकेट, अरे उस जमाने में एडवोकेट बोले तो बैरिस्टर का कोर्स करके आए थे। तो हिंदुस्तान में एक विशेष प्रकार का सर कानून, आज भी तो बोलते हैं एडवोकेट को बैरिस्टर को बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं जी, बोलते हैं। ओके सर। तो भैया हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। कोई बताएगा ये रॉलेट एक्ट क्या होता है? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। कोई बताएगा ये क्या है रॉलेट एक्ट? सर बिना बिना क्या कहते हैं अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट हाँ, के किसी को भी। बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार करना। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी पुलिस को कि भैया बिना ट्रायल के, अरे किसी भी आदमी को पकड़ा जाता है तो पहले कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है, और जब बात प्रूव हो जाती है उसके बाद सजा मिलती है। बात समझ में आ रही है दीपांशु को? दीपांशु, यस सर। तो यहाँ पुलिस को पावर दे दी, बिना ट्रायल के उनको सीधा सजा दी जा सकती है बाय द पुलिस, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह की स्पेशल पावर्स दे दी, जिसे बोला गया रॉलेट एक्ट, हिंदुस्तान में पास कर दिया, जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन आ गया। और ये पहला एजिटेशन था जो पूरे देश में चला, और इसको लीड किसने करा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने लीड करा। अब यहाँ पर पूरे देश में एंटी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है। हिंदुस्तान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने बिना किसी वारंट के। कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन, मैंने याद कराया हुआ आपको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को स्पेशल पावर मिली हुई थी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। जिसके खिलाफ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, कोई ट्रायल नहीं हो सकता, कोई जज सीधा उनको सजा सुना दी। तो इसके चलते जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई, और वहां जनरल डायर, मैंने सामने लिख दिया, पीसफुल रैली चल रही थी जलियांवाला बाग में। जनरल डायर ने हत्याएं करा दी, गोली चलाने का आदेश दे दिया, और उसके बाद सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके डायर को गोली मार दी। पीछे डिस्कशन करा था, अब सामने मैंने लिखकर भी दे दिया आपको। क्लियर है बच्चे? एंटी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है, और यहाँ पर साथ में जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हो गई। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919। क्लियर है अनन्या? यस सर। Yes, sir. आगे चल रहे हैं। महात्मा गांधी किस किताब से प्रभावित हुए थे सबसे ज्यादा? किताब का नाम अनटू द लास्ट, और ये किसने लिखी है? जॉन रस्किन ने, जिनकी किताब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो। ये लिटरेचर पूछा जा सकता है। अब महात्मा गांधी फेमस कैसे हुए? इंपॉर्टेंट घटनाएं। चंपारण बिहार में, अरे कोई बताएगा? इंडिगो रिवोल्ट चल रहा था, याद है किसी को? इंडिगो Yes, रिवोल्ट। sir. यस सर। Yes. यस सर। तो अंग्रेजों ने विशेष प्रकार का नियम बना दिया चंपारण में, बिहार में, नील की खेती के लिए। अरे उनको अपने यहाँ मिल्स में कलर चाहिए था डाई करने के लिए, तो उन्होंने हिंदुस्तान के पीजेंट्स को, लैंडलेस लेबरर्स को बाउंड कर दिया कि अगर जमीन के 20 टुकड़े कर दिए जाएं, अरे आसान भाषा में बोल रहा हूँ, 20 बराबर बराबर टुकड़े, तो उसके तीन हिस्सों पर आपको इंडिगो की खेती करना कंपलसरी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस दुनिया में कोई भी आदमी नील की खेती जिस जमीन पर करता है वो जमीन बंजर हो जाती है। दीपांशु बात समझ में आ रही है? जमीन बंजर हो जाती है, उसमें Yes, फिर sir. कभी कुछ उगाया नहीं जा सकता। तो किसान मना कर रहे थे, हम नील की खेती नहीं करेंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। और अंग्रेजों ने कंपलसरी नियम बना दिया, उसे बोला गया, मैंने सामने लिखा है, 3 कटिया सिस्टम।
कठिया बोले तो 20, कि अगर जमीन को 20 बीघा जमीन में बांट दिया जाए तो उसके 3 टुकड़ों पर 3/20, आसान भाषा मैंने मेंशन करी है, इतनी जमीन पर इंडिगो की खेती करना कंपलसरी रहेगा। सरकार ने नियम बना दिया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, बिहार के सारे पीजेंट्स को मना कर दिया, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, और अंग्रेजों ने अपनी बात वापस ले ली। तो गांधी जी वॉज सक्सेसफुल इन अबॉलिशिंग द तिन कठिया सिस्टम, जिसकी वजह से गांधी जी बिहार में फेमस हो गए। गांधी जी इसके बाद अहमदाबाद गए, वहां पर वो फेमस कैसे हुए, वहां मिल वर्कर्स ने डिमांड करी कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अरे 3-3 शिफ्ट, 8-8 आवर्स की 3-3 शिफ्टें, जरूरत से ज़्यादा काम कराया जा रहा था मजदूरों से, लेकिन बदले में उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा था। जब उन्होंने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मांगा इन द नेम ऑफ बोनस, तो मालिकों ने मना कर दिया। गांधी जी ने उनके साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक कर दी, और उसके चलते मालिकों ने बात मान ली, जिसकी वजह से वो अहमदाबाद में फेमस हो गए, और वर्कर्स को, पीजेंट्स को 35% एक्स्ट्रा पैसा मिला, सक्सेसफुल हो गए। अगली क्लास में चलाएंगे बच्चों इससे आगे। दीपांशु, बात समझ में आई बच्चे? यस सर।